गुड इवनिंग एवरीबॉडी। माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज जो एक वर्कशीट आपसे डिस्कस करूँगा बोहर्स मॉडल पे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है। बोहर्स मॉडल वाज गिवन बाय, सो इट वाज गिवन बाय डेनिश फिजिसिस्ट नील बोहर। नील बोहर ने प्रपोज किया था। इन विच ईयर? सो इट वाज प्रपोज्ड इन द ईयर 1913। 1913 में प्रपोज किया था। नेक्स्ट है हाउ मेनी पोस्टुलेट्स वर प्रपोज्ड बाय बोहर मॉडल। तो इसमें तीन जो है पोस्टुलेट्स इन्होंने प्रपोज किए। नेक्स्ट इसमें लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल। तो बोहर्स मॉडल में लिमिटेशंस था, एक तो इट इज वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो बोहर मॉडल में जो पोस्टुलेट्स हैं, जो रिजल्ट्स हमने डिराइव किए हैं रिगार्डिंग रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी, मोमेंटम, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, तो उसमें सारा अजम्पशन है कि इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। तो उस अजम्पशन पे ही सारे डेरिवेशंस हैं। सो इट इज वैलिड जिसमें ये सिस्टम वैलिड हो, जिसमें केवल एक ही आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन हो और एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करे, क्योंकि सारे डेरिवेशंस उसी पे हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का आपस में इंटरेक्शन वो नेग्लेक्ट किया गया है, या एक इलेक्ट्रॉन का बाकी न्यूक्लियर के साथ इंटरेक्शन वो नेग्लेक्ट किया गया है। तो जहाँ तक वेपर स्टेट की बात है उसमें तो ये ठीक है, और उसमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए। लेकिन अगर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो उनका आपस में भी एक इंटरेक्टिव फोर्स होगा, तो वो उसमें कंसिडर नहीं किया गया। या अगर सॉलिड आप बनाते हैं, तो सॉलिड में तो एटम्स क्लोज आएंगे एक दूसरे के, तो एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे एटम्स पे भी इम्पैक्ट आएगा, या एक एटम का दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स पे भी इम्पैक्ट आएगा, तो उसमें ये नहीं चल पाएगा। सो ये इसका लिमिटेशन है। दूसरा इसमें है कि रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ लाइंस इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अगर आप हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा देखें तो उसमें लाइंस बनती है, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट और पीफन। लेकिन उसमें देखा गया है कि कुछ लाइनें उनके इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, मतलब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा होते हैं, और जिनमें एनर्जी डिफरेंस कम होता है, जो हायर वेवलेंथ पे होती हैं, जैसे बाल्मर के बाद पास्टन, ब्रैकेट और पीफन, उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। हाई एनर्जी ट्रांजेक्शन्स की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो रिलेटिव इंटेंसिटी को कैसे एक्सप्लेन करें? वाई सर्टेन ट्रांजिशंस आर प्रेफर्ड, और जनरली स्पीकिंग वाई द लोअर एनर्जी ट्रांजिशंस आर प्रेफर्ड। हालांकि वैसे हम प्रोबेबिलिटी से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रोबेबिलिटी हाई स्टेट्स में जाने का कम होता है रिलेटिवली, तो रिलेटिवली अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी लो स्टेट से लो स्टेट में जाने का ज़्यादा होगा। तो इस वजह से अगर 100 ट्रांजेक्शन्स हैं तो उसमें 60 के आसपास लो एनर्जी वाले होंगे, 20 के आसपास एवरेज, और 20 के आसपास ही बहुत हाई लेवल के एनर्जी ट्रांजिशंस होंगे। तो ये इसमें दूसरा ये था कि इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि हाउ टू एक्सप्लेन दैट। नेक्स्ट आता है फर्स्ट पॉस्टुलेट। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट है स्टेशनरी स्टेट का, जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी में अगर मूव कर रहा है तो उसमें ये एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। हालांकि इसमें रीजन नहीं दिया गया था, रीजन बाद में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से आया, बट इसमें रीजन नहीं बताया था नील्स बोहर ने। इन्होंने कहा था कि एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन का किसी पार्टिकुलर स्टेट में वो फिक्स होता है, वो रेडिएट नहीं करता। तो एनर्जी रेडिएशन वाली बात इन्होंने नेग्लेक्ट कर दी थी, कारण नहीं बताया। सेकेंड पॉस्टुलेट इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेगा जिसमें इसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब कुछ क्वांटाइज्ड होगा इसका एंगुलर मोमेंटम। तो ये इसका सेकंड पॉस्टुलेट था। थर्ड पॉस्टुलेट था इसका कि जब जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा किसी स्टेट से, तो दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस है फोटोन की एनर्जी के इक्वल होगा। जब हाई स्टेट से लो स्टेट में आएगा तो फोटोन एमिट करेगा, लो स्टेट से हाई स्टेट में जाना है तो इसको फोटोन को ऑब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो फोटोन का जो एनर्जी है इट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जीज इन द टू स्टेट्स। ये इसका थर्ड पॉस्टुलेट था, यानी कि डेल्टा E इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2 इज इक्वल टू He। मान लीजिए कोई स्टेट 1 है, ये कोई स्टेट 2 है, तो इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में जा रहा है, हाई से लो में, तो जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है उतने का फोटोन ही एमिट करेगा, एंड इट विल मूव फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, ये कहा जा सकता है। नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth एनर्जी स्टेट। तो रेडियस अगर हम निकालें तो रेडियस आता है r0 n² z। तो इसमें बेसिकली दो इक्वेशंस यूज होंगे। पहला था mv²/r इज इक्वल टू kze²/r², और दूसरा इक्वेशन होगा mvr इज इक्वल टू nh/2। तो इन्हीं दोनों इक्वेशन के मैनिपुलेशन से हमें सारे फैक्टर्स ऑब्टेन होते हैं। ये मैं एक सेपरेट वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ, लेकिन यहाँ पे मैं वर्कशीट डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसमें मैं केवल रिजल्ट्स पे आपसे बात करूंगा। डेरिवेशंस के लिए आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं। तो रेडियस जो है वो आता है r0 n² z।
जहाँ पे आर नोट का वैल्यू होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, तो nth स्टेट में रेडियस n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, ये कह सकते हैं। यहाँ से एक और एनालिसिस है कि अगर हम रेडियस और n का ग्राफ देखें तो ग्राफ एक पैराबोला होगा, और अगर वेरियस स्टेट्स में बात करें 1 2 3, तो जो रेडियस होगा वो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर होगा, मतलब 1:4:9 का इसमें रेशियो आ जाएगा, ये इसमें कहा जा सकता है। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth एक्साइटेड स्टेट, तो nth एक्साइटेड माने उसका जो क्वांटम नंबर होगा वो n+1 होगा, तो यहाँ पे n को n+1 से रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ से आप n+1 या nth एक्साइटेड स्टेट में रेडियस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो स्पीड होता है z/n × v0, v0 होता है 2.01 10⁻⁶, या c/137 भी इसको कहता है, मतलब स्पीड जो है आप कह सकते हैं कि z/n के प्रोपोर्शनल होता है, ये कहा जा सकता है। तो ये कह सकते हैं कि अगर फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में बात करें तो एनर्जी का रेशियो होगा 1:1/2:1/3 या 6:3:2, माने जितना क्लोज होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के उतना ज़्यादा वो फास्ट मूव करेंगे, एंड द फास्टेस्ट पॉसिबल स्पीड इज c/137 विच इज 2.1 × 0.1 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट अगर बात करें nth एक्साइटेड स्टेट है, तो यहाँ पे n को n+1 से रिप्लेस कर दीजिए, बाकी सारी कहानी वही है। आगे आते हैं टाइम पीरियड में, तो टाइम पीरियड का जो फंडा आता है वो आता है T0 n³/z², मतलब टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन वो आपका n³ के प्रोपोर्शनल होगा, माने फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेट में जो टाइम पीरियड है इसका रेशियो होगा 1³ 2³ 3³ या 1:8:27। फ्रीक्वेंसी का इसका उल्टा हो जाएगा, वहां से कह सकते हैं T0 होता है यहाँ से 1.6 × 10⁻⁻16 सेकेंड, ये इसका ऑर्डर होता है। नेक्स्ट है टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth एक्साइटेड स्टेट, तो जी n को n+1 से रिप्लेस कर दीजिए, बाकी सारी कहानी वही है। आगे आता है आपका काइनेटिक एनर्जी, तो nth एनर्जी स्टेट में काइनेटिक एनर्जी होता है 13.6 z² × eV। तो यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि काइनेटिक एनर्जी z² के प्रोपोर्शनल है, और z को कांस्टेंट करते हैं तो प्रोपोर्शनल टू 1/n² होगा, माने फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेट में जो एनर्जीज हैं उनके रेशियो होंगे 1:1/4:1/9 या 36:9:4, ये इसका आंसर है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये इसका डबल होता है मैग्नीट्यूड में, लेकिन माइनस साइन के साथ, तो -27.2 z²/n² आ जाएगा ये। टोटल एनर्जी बात करें -13.6 ही होगा, माइनस में होता है, बाकी सारे एनालिसिस वही रहेंगे। फिर nth एक्साइटेड है तो n को n+1 से रिप्लेस कर दीजिए, और इसी का एक एग्जांपल है कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट में अगर आपसे पूछा है तो n को यहाँ पे 3 रख दीजिए, तो ये 13.6 z²/16 आ जाएगा। So this was a brief discussion regarding certain terms related to Bohr's atomic model। और वर्कशीट में पढ़ने से आपका फायदा है कि टू द पॉइंट बात होती है, और टू द पॉइंट हम क्वेश्चन आंसर सेशन डिस्कस करते हैं, तो इसमें आपका जो फोकस है वो छोटी छोटी बातों पे आता है, जिनसे मिलके बड़े कंसेप्ट बनते हैं, बड़ा कोई टिपिकल प्रॉब्लम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि जितने स्ट्रांग आपके फंडामेंटल्स होंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आप अच्छे क्वेश्चन उस पर सॉल्व कर पाएंगे। सामान्यतः होता ही है कि स्टूडेंट्स के फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते, वो छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज होते हैं, तो जब एप्लीकेशन करना आता है उसमें उलझ जाते हैं कि इसमें प्लस आएगा कि माइनस आएगा, 2 ऊपर था कि 2 नीचे था। तो इन सब से निकलने का एक ही इलाज है कि आप वर्कशीट बेस्ड क्वेश्चंस बनाएं, और जो भी किसी मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस जितने उसमें मैनिपुलेशंस पॉसिबल है, ट्राई टू थिंक इन एज मेनी डिफरेंट वेज एज पॉसिबल, तो उससे आपके ब्रेन सर्किट्स डेवलप होंगे, आपका न्यूरल नेटवर्क स्ट्रॉन्ग बनेगा, आपका माइंड ब्रेन सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनेगा, और अच्छे क्वेश्चंस आप इस पे कर पाएंगे। आइए आगे देखते हैं इसमें। नेक्स्ट जो वर्कशीट है वो अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क के ऊपर है, आइए इसको देखते हैं। तो ये एक डिस्क आपको दिया हुआ है, रेडियस r है, मास m है, डिफरेंट एक्सिस आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, तो x इसका डायमीटर हो जाएगा, तो डायमीटर के अबाउट होता है mr²/4। सिमिलरली y भी डायमीटर है, इसका भी mr²/4। i z की बात करें, दोनों का सम कर दीजिए तो mr²/2 आ जाएगा। इसके बाद अगर x' की बात करें तो आप देखेंगे कि x डैश टेंजेंशियल है एंड इन द प्लेन ऑफ रिंग है, तो इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम सॉल्व करेंगे, I = IC + mr², तो सॉल्व होके आपका 5/4 mr² आ जाएगा। और y डैश की बात करें, ये भी सेम होगा क्योंकि इट इज द टेंजेंट टू द डिस्क एंड इन द प्लेन। IZ डैश की बात करें इसमें थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि इसको IZ + mr² लिख सकते हैं, तो सोल्व होके ये आपका 3/2 mr² आ जाएगा, तो यहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है कि इसमें न्यूमेरिकल
जो नंबर्स हैं वो कैसे यूज हो सकते हैं। तो सेम ही क्वेश्चन है, एम आर स्क्वायर बाई 4 है, वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो 4/4 इंटू 2 स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा। जो आई एक्स है वही आई वाई होगा, कैलकुलेशंस का भी जरूरत नहीं है। आई जेड इसका डबल हो जाएगा 8, तो ये आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक डिस्क हमने लिया, इसको मान लीजिए पार्ट 1, इसको मान लीजिए पार्ट 2। तो आपसे पूछा है कि पार्ट 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो हम देख सकते हैं दोनों पार्ट सिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन होगा। तो आई जो है उसका वैल्यू होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, तो इसमें इसका मतलब हाफ 1 का होगा, हाफ 2 का होगा, तो यहाँ से एम आर स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से अगर बात करें I2, वो भी आपका एम आर स्क्वायर बाई 4 होगा। तो ये सिंपल है। इसके बाद एक आपको डिस्क दिया है और डिफरेंट एक्सिस आपको दी हुई है, तो ये फिर इसका एक मैनिपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आई एक्स पूछा है तो डायमीटर होगा एम आर स्क्वायर बाई 4, आई वाई भी डायमीटर है एम आर स्क्वायर बाई 4, I1 अगर पूछे ये भी डायमीटर है एम आर स्क्वायर बाई 4, I4 भी डायमीटर है एम आर स्क्वायर बाई 4। यहाँ से एक शॉर्टकट याद रखें, किसी रिंग के या डिस्क के हर डायमीटर के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। डिस्क है उसका एम आर स्क्वायर बाई 4 आएगा, रिंग होता है उसका एम आर स्क्वायर बाई 2 आएगा। ये क्वेश्चन कई बार नीट में और जेईई में पूछा गया है, तो ट्रिक ध्यान रखिएगा, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज I1 प्लस I2 आप सोल्व कर लीजिए, दोनों को ऐड करेंगे, एम आर स्क्वायर बाई 4 था, डबल हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, I3 बाई I4 ये भी 1, और इसका रेशियो लेंगे ये भी 1 आएगा, क्योंकि सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद अगेन देयर इज अ वर्कशीट ऑन बोर्स मॉडल, तो इसमें कुछ अलग से पैरामीटर्स हैं। जैसे फर्स्ट पैरामीटर आता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट होता है E/D टाइम प्रोपोर्शनल n क्यूब बाई जेड स्क्वायर, तो करंट जो है वो 1/n क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा, ये कहा जा सकता है। माने अगर फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में करंट के रेशियो पूछा जाए, तो ये हो जाएगा 1/1 क्यूब इस टू 1/2 क्यूब इस टू 1/3 क्यूब, यानी 1:1/8 इस टू 1/27, ये इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है nth स्टेट में, तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है I इंटू ए, आई प्रोपोर्शनल टू 1/n क्यूब है, एरिया आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, आर एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो आर स्क्वायर N4 के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है इट इज प्रोपोर्शनल टू n के प्रोपोर्शनल है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट स्टेट्स में घूम रहा है, तो उसके डिफरेंट स्टेट्स में जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होंगे उसका रेशियो 1:2:3 होगा, यहाँ से देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड होता है I/R, I 1/n क्यूब के प्रोपोर्शनल है, R हमने देखा n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1/n⁵ सो B इज प्रोपोर्शनल टू 1/n⁵। माने अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो देखें फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेट में, तो आएगा 1/1 इस टू 1/2⁵ इस टू 1/3⁵, तो ये अलग रेशियो में आएगा। और यहाँ से 2⁵ होता है आपका 32, तो ये आएगा 1:1/32, और 3⁵ आपका होगा 9 and 81 243, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट इज लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth एनर्जी स्टेट, तो लीनियर मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, तो ये भी आपका Z/n के प्रोपोर्शनल आएगा। अगर फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में बात करें, तो इनका रेशियो 1:1 इस टू 1/2 इस टू 1/3। नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth एनर्जी स्टेट, तो बोहर का थर्ड पोस्टुलेट है एंगुलर मोमेंटम nh/2π होता है, तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू n। तो 1 2 3 स्टेट्स में बात करें तो एंगुलर मोमेंटम का रेशियो भी आपका 1:2:3 आ जाएगा। नेक्स्ट है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमने पढ़ा था टोटल एनर्जी इज Z²/n², 1/n² के प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन एमिटेड, तो फ्रीक्वेंसी को h लिख दीजिए, तो फ्रीक्वेंसी आपका ये आ जाएगा 13.6 Z²/h 1/n1² - 1/n2²। यहीं पे अगर आपसे वेवलेंथ पूछा है फोटोन का, तो फ्रीक्वेंसी को c/λ लिखा जा सकता है। तो यहाँ से आपका वेवलेंथ आएगा सॉल्व करके इस इक्वेशन के बराबर आ जाएगा। रिडबक्स लॉ यही कहते हैं, रिडबक्स कांस्टेंट इसको कहा जाता है। सो 1/λ इज r 1/n1² - 1/n2² से आ जाएगा। नेक्स्ट पूछा एनर्जी ऑफ द फोटोन, तो एनर्जी होता है यहाँ पे ये दिया ही है, तो डिफरेंस होगा वो आपका एनर्जी आ जाएगा। तो 13.6 Z² 1/n² - h न्यू होगा, तो यहाँ पे आप h इधर आ जाएगा, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट इज मोमेंटम ऑफ फोटोन इन द अबव क्वेश्चन, सो मोमेंटम होता है E/c, तो 1/c इनटू एनर्जी करके यहाँ से आपका मोमेंटम आ जाएगा, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड। अगला है मास ऑफ फोटोन, मास से मेरा मतलब है डायनेमिक मास। फोटोन के बारे में इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है कि रेस्ट मास फोटोन्स का 0 है,
क्योंकि फोटॉन्स कभी रेस्ट में होंगे नहीं, तो जब होंगे नहीं तो मास नहीं होगा। इट्स वर्क्स इन द सेम वे। डायनेमिक मास इज गिवन बाय इज इक्वल टू mc स्क्वायर, तो यहाँ से me/c स्क्वायर है, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आएगा स्पीड ऑफ फोटोन इन दी अबव क्वेश्चन। तो अगर वैक्यूम है तो स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ विब्ग्योर विच कलर हैज हाईएस्ट स्पीड इन वैक्यूम। तो इसमें है कि वैक्यूम में सारे कलर्स का स्पीड सेम होता है बिकॉज वैक्यूम इज नॉन डिस्पर्सिव। जब भी किसी मीडियम में लाइट एंटर करेगी तो मीडियम के जो कंपोनेंट्स हैं, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, उनसे इंटरेक्ट करेंगे फोटॉन्स। उनसे इंटरेक्शन की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी फील्ड एसोसिएट होगा जिसकी वजह से स्पीड पे फर्क पड़ेगा, स्पीड विल चेंज इन अ मीडियम। बट वैक्यूम में क्योंकि इंटरेक्शन नहीं है, देयर एग्जिस्ट नथिंग, तो वैक्यूम एक्ट्स एज नॉन डिस्पर्सिव मीडियम फॉर ऑल ईएम वेव्स। तो यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम करें आउट ऑफ विब्ग्योर विच कलर हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो वॉयलेट का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होता है, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी रेड कलर का फ्रीक्वेंसी लोवेस्ट होता है, ये हम देख सकते हैं। So these were certain worksheets based on random topics in physics. We started with rotational motion, moment of inertia, ring, disk. Then we did about Bohr's model. Then various postulates of Bohr's model, parameters of electron in Bohr's model. So we did a number of questions on that. And the worksheet is designed to optimize your time and efforts and to focus your mind and brain on things which will be beneficial to you, which improves your problem solving skills, which develops your mind brain system, which takes you in the same environment as per the environment of the exam. So solving a worksheet is equivalent to studying for 3 years, you must have seen, because in this worksheet I discussed to the point all the concepts, basic terms, manipulations, various cases. I tried to solve a number of questions, like 12 or 15 questions in a single worksheet. That gives you an idea of how effective are you preparing. So it's just a sort of cross-checking mechanism for you. So if you are able to solve the questions, you are able to go with the flow, then that means you are working good. But if you are not able to catch this pattern, you are not able to solve questions, you are not able to work in that much speed, it means you need to work on your mind and system, especially the speed and accuracy. So if you have any doubt, you can ask in the comment section. See the videos, use it, implement it, and if you have any suggestion or idea, kindly write to us. Thank you. Have a nice day.